हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे। क्लास 11th केमिस्ट्री में आज हम चर्चा करेंगे एस ब्लॉक के बारे में, पी ब्लॉक, डी और एफ ब्लॉक। मतलब चारों ब्लॉकों को एक ही लेक्चर पर हम समझेंगे। आप लोगों से बस यही उम्मीद है कि आप लोग यदि बेहतर समझने के लिए आए हैं, पूरा हैंड रिटन नोट्स आपको यहाँ से मिल जाएगा प्यारे बच्चों, देख सकते हैं। यदि आप चाहें तो इसको 2 कॉपी आप उतार सकते हैं। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, चारों ब्लॉकों का तत्व हम यहाँ पर समझाएंगे, उनकी विशेषताएं, परिभाषा क्या होती है। और यदि आपको नोट्स, हैंड रिटन नोट्स लेना है, यदि मुझसे परचेस करना है पीडीएफ फॉर्म में, तो मात्र 100 रुपीज़ चार्ज है, जिसका कॉन्टैक्ट नंबर 9685299149 है। आपको 100 रुपये में बेहतर नोट्स दिए जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। बीच बीच में आपको पीरियडिक टेबल भी दिखाऊंगा कि भाई साहब एस ब्लॉक कहाँ है, पी ब्लॉक कहाँ है, डी और एफ ब्लॉक कहाँ है। तो सबसे पहले बात करते हैं एक छोटे से ऑब्जेक्टिव की कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहते हैं या एस ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा। देखो, चारों ब्लॉकों की परिभाषा आप एक शब्द में लिखोगे कि एस ब्लॉक के तत्व वे तत्व कहलाएंगे जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के एस ऑर्बिटल में प्रवेश करता है। यानी एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं? एक ऑर्बिटल होता है। क्योंकि आपको पता है यदि एस बस को बोलें तो ये आपका उपकोश कहलाता है और इसके अंदर एक ऑर्बिटल होता है। तो एस के ऑर्बिटल में ही एस उपकोश के ऑर्बिटल में प्रवेश करेंगे। चीजें क्लियर है कि ऐसे तत्व जिनकी अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन अंतिम कोश के एस उपकोश में प्रवेश करता है या एस उपकोश के ऑर्बिटल में प्रवेश करता है, उसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसी प्रकार आप परिभाषा देंगे पी ब्लॉक के तत्वों की कि पी ब्लॉक के तत्व किससे कहेंगे? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करते हैं या पी उपकोश के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। इसके बाद डी ब्लॉक के तत्वों की यदि परिभाषा बोलें तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करते हैं या डी उपकोश के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक के तत्व। और फिर बच्चा लोग एफ ब्लॉक के तत्व जिसमें लैंथेनाइड और एक्टिनाइड को रखा गया है, तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन, क्या बच्चा लोग? ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करते हैं या हम कह सकते हैं एफ उपकोश के ऑर्बिटल में प्रवेश करते हैं, उन्हें हम एफ ब्लॉक के तत्व कहते हैं। अब ये आपका पीरियोडिक टेबल है, यहां पर फटाफट आप देख लो। ये एस ब्लॉक है। एस ब्लॉक में भाई साहब पहला समूह, दूसरा समूह है, क्लियर है। पी ब्लॉक है, इसमें 13 से लेकर 18 समूह हैं, यानी 13, 14, 15, 16, 17, 18, 1, 2, 3, 4, 5, 6 समूह हैं, याद रखियो। और बच्चा लोग यदि हम यहां पर डी ब्लॉक की बात करें तो डी को 4 भागों में बांटा गया है, 3D, 4D, 5D और 6D। ये जो समूह है 3 से लेकर 12 तक के समूह में रखे गए हैं। जो एक्टिनियम है, एक्टिनियम के बाद के जो तत्व होते हैं वो एक्टिनाइड कहलाते हैं। लैंथेनम के बाद के बीच के 14 तत्व, जैसे यहाँ पर लैंथेनम और हाफनियम, लैंथेनम और हाफनियम के बीच आपके 14 तत्व हैं जिन्हें लैंथेनाइड कहते हैं, देख सकते हैं। और इसका ट्रिक मैंने इसके जस्ट पहले कराया है, उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लिए होंगे। इसके बाद पर बच्चों एक्टिनियम और रदरफोर्डियम के बीच के 14 तत्व जो हैं यहां पे एक्टिनाइड कहलाते हैं। एक चीज तो यहां पर आपको क्लियर हो गया होगा कि भाई परिभाषा तो आप डाउट से दूर हो गए होंगे कि अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करे तो एस ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोश में प्रवेश करे तो पी ब्लॉक का तत्व, अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोश में प्रवेश करे तो डी ब्लॉक का तत्व कहलाता है। इसके बाद बच्चा लोग यदि अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोश में प्रवेश करे तो एस ब्लॉक का तत्व कहलाता है। एक चीज और यहां पर आपको क्लियर कर देना चाहता हूं कि यदि आ जाए समूह में तो एस ब्लॉक के तत्वों को 1 और 2 समूह में रखा गया है, पी ब्लॉक के तत्वों को 13 से 18 समूह में रखा गया है, डी ब्लॉक के तत्वों को 3 से 12 के बीच में रखा गया है, और एफ ब्लॉक के तत्वों को प्यारे बच्चों हम कहना चाहें यदि तो ये हमारा लैंथेनम और हाइफनियम के बीच के 14 तत्व हैं, एक्टिनियम रदरफोर्डियम के बीच के 14 तत्व हैं। इस प्रकार से आपने समझा थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल, क्योंकि आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 वर्ग हैं।
वर्ग कैसे, 1 से लेकर यहां देखो 18 ऊर्ध्वाधर खाने वर्ग हैं, क्षैतिज खाने 1 2 3 4 5 6 7, क्षैतिज खानों को हम आवर्त कहते हैं। तो आवर्त और वर्ग भी क्लियर हो गया होगा। अब देखो जरा, यदि यहां पर मैं कहूं तो एस ब्लॉक के तत्व तो प्यारे बच्चों सबके सब क्या हैं, तो विद्युत धनी है। जैसे हमारा पहला समूह है, इसके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरा समूह के जो भी तत्व उनके बाह्यतम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो प्यारे बच्चों ये हमेशा विद्युत धनी होंगे, याद रखिए। और जो धनी होता है वो ज्यादा क्रियाशील होता है। आपके गांव में जो व्यक्ति धनी होगा वो हर चीज में भाग लेगा, उसके पास पैसे हैं, हर एक से क्या करता है, दोस्ती कर सकता है। लेकिन जिसके पास पैसे ही नहीं तो उसके कहां से दोस्त होंगे। आज का जमाना भी ऐसे ही है, इसलिए तो हम कह सकते हैं जो विद्युत धनी है वो ज्यादा क्रियाशील भी होता है। तो यस ब्लॉक देखो जरा, ये आवर्त सारणी के वर्ग 1 तथा वर्ग 2 के तत्व हैं। वर्ग 1 के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन तथा प्यारे बच्चों वर्ग 2 के अंतिम कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये तो हमने पहले बता दिया। एस ब्लॉक के तत्वों की परिभाषा यदि लिखना चाहो तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एस उपकोश में प्रवेश करते हैं उसे हम कहते हैं एस ब्लॉक के तत्व। क्या, एस ब्लॉक के तत्व। चलो थोड़ा सा यहां पर मैं चर्चा कर लेता हूं कि एस ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले आप लिखोगे एस ब्लॉक, क्या लिखोगे, एस ब्लॉक, फिर आपका हो जाएगा पी ब्लॉक, इसके बाद आपका डी ब्लॉक, क्योंकि चारों का हमको लिखना है ना, डी ब्लॉक, और फिर प्यारे बच्चों आपका हो जाता है एफ ब्लॉक। इन चारों का आपको समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो एस ब्लॉक का तत्व है अंतिम कोश में एस में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन ही रहता है। तो एन एस 1 से 2 मतलब 1 to 2 यानी 1 से 2। ठीक है, ये आपका हो गया किसका प्यारे बच्चों, तो ये हमारा बन चुका है पी एस ब्लॉक का। यदि पी ब्लॉक में यदि देखें तो पी ब्लॉक में यदि बाह्यतम कोश में पूर्ण भरा है तो फिर हमारा NH2 NH6 होगा। लेकिन यदि समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहें तो NS में जाएगा। और प्यारे बच्चों यदि P की बात करें, क्योंकि P ब्लॉक है तो अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जाएगा, तो NP। अब इसमें आपका S में 1 से 2 हो सकता है, और यदि हम P में बात करें तो P में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 6 भरे जाते हैं, इसलिए 1 से 6 हो सकता है। तो अंतिम इलेक्ट्रॉन आपका P में है तो 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकता है। और अंतिम इलेक्ट्रॉन P में जा रहा है मतलब S से भर कर जा रहा है, तो S में 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी रहेंगे। क्लियर। इसके बाद D ब्लॉक का हमारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो D ब्लॉक में क्या होता है कि D में प्रवेश करता है तो D में 1 से 10 तक हो सकता है। और प्यारे बच्चों जो हमारा NS है इसमें भी कभी कभी 1 या कभी कभी 2 इलेक्ट्रॉन, जैसे कॉपर और क्रोमियम में आपने पढ़ा है, कॉपर और क्रोमियम के क्या होते हैं, S के इलेक्ट्रॉन आकर D में भर जाते हैं, इसलिए ऐसा आपको लिख लेना चाहिए। इसके बाद आपका आ जाता है प्यारे बच्चों एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक में हमारा अंतिम जो इलेक्ट्रॉन है वो भैया F में जा रहा है। किसमें, F में। तो हमारा जैसे N-2 होता है, इसके बाद N-1 होता है, इसके बाद N होता है। ठीक है, तो जो N-2 है इसमें F में प्रवेश करता है, इसमें 1 से 14 हो सकता है। N-1 जो है ये D में है, इसमें D में है, तो D में कभी कभी होता है तो 0 से 1 हो सकता है। P में ऑलरेडी फुल रहेगा, और S की बात करें तो S में भी ऑलरेडी फुल रहेगा। तो ये F ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। क्लियर। यहां से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। आज का थोड़ा सा सेशन लंबा होने वाला है, पूरा क्लियर करना पड़ेगा तभी मजा आएगा प्यारे बच्चों। एक एक पॉइंट आपको समझना पड़ेगा। थोड़ा लंबा हो जाए कोई कम नहीं है। आज चारों ब्लॉकों का हम यहाँ पर विशेषता तो देखने वाले हैं, इसलिए आपको बहुत जरूरी है समझना। चलिए शुरू करें फटाफट। यहाँ पर आपने परिभाषा देख ही लिया कि एस ब्लॉक के तत्व किसे कहेंगे, जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन कहाँ प्रवेश करता है, एस उपकोश में प्रवेश करता है, उसे हम एस ब्लॉक के तत्व कहते हैं। ठीक है, क्लियर है। चलो अब हम सामान्य लक्षण की बात करते हैं। तो पहला नंबर लिखना प्यारे बच्चों, जो आपके एस ब्लॉक के तत्व हैं ये कोमल होते हैं, गलनांक क्वथनांक बहुत कम होता है। नॉर्मल आप लिखोगे, मैं यहाँ पर बहुत कुछ लिखा हूँ लेकिन परेशान मत होना। देखो इन तत्वों के बाह्यतम कोश में एस ऑर्बिटल में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन जो संरचना है NS 1 से 2 है। अब ये चीज आपको क्लियर है, मैंने पहले भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करा दिया कि एस ब्लॉक के तत्वों का सामान्य संरचना यानी बाह्यतम कोश की बात कर रहा है तो NS 1 से 2 है, समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इसलिए ये ट्रिक से बता दिया।
यदि इन तत्वों की मैं बात करूं तो भाई साहब मैंने कहा दो वर्ग हैं, पहला और दूसरा, पहले का +1 ऑक्सीकरण अवस्था और दूसरे का +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। धनात्मक प्रकृति होते हैं तो इन तत्वों को निश्चित धनात्मक ऑक्सीकरण है ना रखना होता है। इनकी एक निश्चित ऑक्सीकरण संख्या होती है। पहले समूह के तत्वों की +1 और दूसरे समूह के तत्वों की +2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। जो पहले समूह में जो हाइड्रोजन है वो गैस है, इसलिए हम कह सकते हैं कि भाई साहब एस ब्लॉक के तत्वों में जो हाइड्रोजन है वो आपका गैस है। समझ रहे हैं, कैसा है? गैस है। इसलिए इसे हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से धातु तत्व नहीं है। भाई साहब धातु क्या है? गैस अवस्था में नहीं पाया जाएगा। क्लियर है? ओके, चलो। तो हाइड्रोजन को छोड़कर अन्य सभी धातु तत्व हैं। हाइड्रोजन के अतिरिक्त अन्य तत्वों के आयनन विभव कम होते हैं। ये प्रबल धन विद्युतीय, प्रबल अपचायक तथा प्रबल धात्विक तत्व होते हैं। अब देखो जरा, अपचायक का मतलब क्या होता है? जो दूसरे को अपचयित कर दे और स्वयं क्या हो जाए? ऑक्सीकृत हो जाए। अपचयित मतलब दूसरे को अपचयित कर दे, मतलब हाइड्रोजन जोड़ने के लिए प्रेरित करे, धन विद्युतीय तत्व को जोड़ने के लिए प्रेरित करे। अब आपको थोड़ा सा दिक्कत हो, सर कहाँ से आगे अपचयन अपचायक? अभी विशेषता पढ़ लो, फिर हम जब चैप्टर ऐड कराएंगे तो बेहतरीन रेडॉक्स अपक्रिया में अपचायक, अपचयन, ऑक्सीकरण है ना, सब कुछ कंप्लीट कराएंगे, ऑक्सीकारक। तो इतना भी जान लो कि ये सारे के सारे क्या हैं? अपचायक हैं, धात्विक तत्व हैं, याद रहना चाहिए। इनके ऑक्साइड क्षारीय प्रकृति के होते हैं और ये वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं। वैद्युत संयोजी यौगिक का मतलब जानते हो क्या होता है? जैसे NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, वैद्युत संयोजी यौगिक बनाते हैं, मतलब आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। और यदि इनको जलाया जाए फिर बच्चों, तो जलाने पर ये गर्म होकर के रंग देते हैं। और भाई साहब इनका रंग जैसे एग्जाम्पल लिथियम लाल रंग देता है, सोडियम जो है सुनहरी पीला है ना, जो आपका कैल्शियम है ईंट जैसा लाल, स्ट्रांसियम गहरा लाल दे देता है, बेरियम हरा दे देता है। तो ये इस प्रकार के ये रंग प्रदान करते हैं। तो 3-4 तो गुण आपको पता होना चाहिए। जैसे मैंने कहा ये सभी के सभी कोमल तत्व हैं। जैसे कोमल तत्व हैं तो इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है? निम्न होता है। मैं जो लिखा हूं इसके अलावा भी बता रहा हूं, मैं जो लिखा हूं इसके अलावा भी मैं बता रहा हूं, समझ रहे हो? अच्छा, इनकी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, ये प्रबल विद्युत धनी होते हैं। आयनन एंथैल्पी कम होने का कारण क्या है फिर बच्चों? इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते तो कम ऊर्जा लगती है। आयनन एंथैल्पी कहते किसे हैं? किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोश से एक इलेक्ट्रॉन निकालना चाहते हैं तो उससे जो एनर्जी लॉस होता है, जो एनर्जी हमें लगता है, जो एनर्जी हम देते हैं इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, हम एनर्जी देते हैं, उस एनर्जी को बोलते हैं हम क्या? आयनन ऊर्जा। तो जब हम एस ब्लॉक के तत्वों की बात करते हैं तो इनकी आयनन ऊर्जा यानी आयनन एंथैल्पी बहुत कम होती है, यानी इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए कम ऊर्जा लगता है। चीजें क्लियर है? समझ गए? अब आगे लिख लेना है, ये प्रबल अपचायक होते हैं, मतलब दूसरे को अपचयित कर देते हैं और खुद ऑक्सीकृत हो जाते हैं। ठीक है, इनको जलाने पर क्या होता है? बढ़िया रंग देता है, ज्वाला के साथ ये जलता है और रंग देता है। जैसे लिथियम लाल रंग देता है, सोडियम सुनहरी पीली है ना, और कैल्शियम ईंट जैसा लाल, स्ट्रांसियम गहरा लाल, बेरियम हरा रंग देता है। तो ये आपको कुछ 4-5 तैयार कर लेना है, सिंपल है। यदि मैं यहाँ पे बताऊं कि किस प्रकार का यौगिक बनाता है तो वैद्युत संयोजी यौगिक बनाता है। वैद्युत संयोजी यौगिक का मतलब आयनिक यौगिक का निर्माण करता है। जैसे NaCl HCl, सोडियम क्लोराइड क्या है? आपका आयनिक यौगिक है। NaCl प्यारे बच्चों मैं यहाँ पर लिख देता हूँ NaCl, ये NaCl आयनिक यौगिक है, टूटता है तो आयन के रूप में बनता है। HCl, CHCl, ये सारे के सारे क्या आयनिक यौगिक हैं, और सारे यौगिक बना सकते हो, सभी के सभी आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। चीजें क्लियर हो गई? अब फटाफट यहाँ पर कंप्लीट करेंगे पी ब्लॉक के तत्वों को। लिखना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको लिख लीजिए बेहतरीन रूप से बच्चा लोग। हम आगे बात करते हैं पी ब्लॉक के तत्वों की। तो पी ब्लॉक के तत्वों को हमने कहा था कि समूह में 13 से लेकर के 18 तक रखा गया है और अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं, इसे पी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। चीजें क्लियर है कि पी ब्लॉक का तत्व कब कहलाएगा? कोई भी तत्व जब उसके अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करेगा तभी वो पी ब्लॉक का तत्व कहलाएगा। चीजें क्लियर? इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने पहले भी बता दिया था बच्चा लोग कि NS में 1 से 2 भी हो सकता है और NP में 1 से 6 हो सकता है। ठीक है, या कि पूरा कंप्लीट भरा है तो इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NS2 हो जाएगा। 2 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी इसमें भरे रहेंगे, P में जाता जाएगा, कभी 1, कभी 2, कभी 3, कभी 4। तो ये सिंपल है भाई साहब। ये दोनों चीज जो लिखा है ना इतना लंबा चौड़ा, सिंपल ये बताया मैंने आपको, जैसे आवर्त सारणी में दिखाया था। पी ब्लॉक को 13 से 18 तक रखा गया है। अंतिम इलेक्ट्रॉन पी उपकोष में प्रवेश करते हैं। पी में या तो 1 से 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं।
इसीलिए यहां पर लिखा गया इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना हो सकता है, NH2 NP1 से 6 हो जाता है। यदि 72 कोष में जैसे आपका 18वां समूह तत्व है, अक्रिय समूह जिसे कहते हैं, निष्क्रिय समूह जिसे कहते हैं, शून्य समूह जिसे कहते हैं, उनमें अष्टक पूर्ण होता है। 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होते हैं और जब 72 कोष में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट है मतलब उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा NH2P6 यानी NP6 यानी 72 कोष पूरा कंप्लीट है, तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। चलो और विशेषता लिखना चाहते हो तो भाई हमने कहा था एस ब्लॉक के जो तत्व हैं वो आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं, वैद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसमें लिखो आप लोग ये जो है सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। सहसंयोजी मतलब एक इलेक्ट्रॉन आप हमको दो, हम आपको इलेक्ट्रॉन दे दें, बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझा करें और बंध बनाएं, यौगिक का निर्माण करें, तो सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। कौन? पी ब्लॉक के तत्व। अगला नंबर लिखना, पी ब्लॉक के जो तत्व हैं ये प्यारे बच्चों ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। लिखो फटाफट लिखो। अच्छा एक चीज अपवाद है एस ब्लॉक में, बेरिलियम। बेरिलियम जो होता है वो आयनिक यौगिक नहीं बनाता, उसको कितना मार पीट लेना लेकिन बनाएगा नहीं। ठीक है, तो याद रखना एस ब्लॉक में कौन सा तत्व जो आयनिक यौगिक का निर्माण नहीं करता, वो है बेरिलियम। अपवाद, वो आयनिक यौगिक नहीं बनाता, बाकी सभी तत्व आयनिक यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पी ब्लॉक का तत्व जो भी होगा वो सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करता है। ठीक है, कितने लिख लिया आपने? समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लिया। और आपने लिखा क्या? ये भाई साहब ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। एक चीज आपने लिखा सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। एक अगला लिखना, एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। क्या? एक से अधिक आक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। कोई दिक्कत? समझ रहे हो? ठीक है, चलो आगे देखो। यहां पर लिखा हूं मैं पूरा कंप्लीट। इनकी निश्चित धनात्मक या ऋणात्मक आक्सीकरण संख्या होती है। कुछ तत्व परिवर्ती संयोजकता भी प्रदर्शित करते हैं, इसलिए तो बोला कि एक से अधिक आक्सीकरण संख्या प्रदर्शित करने की क्षमता होती है। ये सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के ऋणायन बनाते हैं। सरल तथा जटिल दोनों प्रकार के ऋणायन का निर्माण करते हैं। ये प्रायः अधातु, धातु और उपधातु। वैसे तो पी ब्लॉक में धातु भी है, अधातु भी है, उपधातु भी है, तो मुख्य रूप से अधातु उपधातु है। लेकिन प्यारे बच्चों पी ब्लॉक में तीनों हैं, धातु, अधातु और उपधातु तीनों चीज हैं। और ठोस, द्रव, गैस तीनों हैं, ये भी चीज क्लियर है, समझ रहे हैं? चलिए, इनके ऑक्साइड प्रायः अम्लीय होते हैं, लेकिन कुछ ऑक्साइड उभयधर्मी होते हैं। उभयधर्मी मतलब अम्लीय भी हो जाए और क्षारीय भी हो जाए। क्लियर? चलो, ये आपस में सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करते हैं। हमने पहले ही बताया बराबर मात्रा में इलेक्ट्रॉन का साझेदारी करेंगे और भाई साहब सहसंयोजी यौगिक का निर्माण करेंगे। लेकिन जब ये क्षार धातुओं से क्रिया करते हैं, एस ब्लॉक के तत्वों से क्रिया करते हैं, आपस में सहसंयोजी यौगिक का निर्माण कर रहे हैं। लेकिन ये जब एस ब्लॉक के तत्वों से संयोग करते हैं तो आपका विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। जैसे NaCl बना, Na एस ब्लॉक का है, Cl आपका पी ब्लॉक का है। ये तो क्लियर होना चाहिए। चलिए आगे देखो बच्चों लोग, डी ब्लॉक के तत्व। डी ब्लॉक के तत्व बड़ा ही मजेदार है। सर डी ब्लॉक के तत्व को कहां रखा गया? एस और पी के बीच में वर्ग 3 से 12 तक, वर्ग 3 से यानी समूह 3 से 12 तक रखा गया था। और हमने बताया था इसको 4 श्रेणी में बांटा गया था, 3D, 4D, 5D और 6D। अब आप एक बार पीरियोडिक टेबल खोलो, पीरियोडिक टेबल खोल करके जो समझाता चलता हूं उसे आप देखते चलो। 3 से 12 तक है, प्रत्येक श्रेणी में 4 श्रेणी में बांटा गया है ना, 4 श्रेणी, 3D, 4D, 5D, 6D। प्रत्येक श्रेणी में 10 तत्वों को रखा गया है। यदि हम परिभाषा की बात करें तो भाई जिन तत्वों का अंतिम इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे डी ब्लॉक के तत्व कहते हैं। कोई दिक्कत? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी मैंने करा ही दिया कि भाई साहब N-1 डी में क्या होगा, 1 से 10 तक हो सकता है या NH में 1 से 2 हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसलिए स्टार्ट में करा दिया कि सबका एक एक गुण तो क्लियर हो जाएगा, आपको ज्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, आसानी से इसे आप लिख सकते हो। फिर विशेषता में पहला नंबर तो क्लियर हो गया। और भाई साहब ये थोड़ा ज्यादा विशेषता रखता है यार, है ना, तो कुछ तो आपको याद करना पड़ेगा। जैसे सबसे ज्यादा जो संकुल यौगिक का निर्माण करता है डी ब्लॉक का तत्व, बढ़िया है। इनके जो यौगिक है अणुचुंबकीय प्रकृति, कुछ सरल सरल याद कर लो। पहला नंबर आप लोग लिखो कि भाई साहब जो हमारे डी ब्लॉक के तत्व हैं इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ये आप लोग लिख लोगे, सिंपल है ना। इनके 72 कोष में 1 से 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या उसके पिछले में 9 से 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
दुनिया की नहीं बातें, आप सिंपल तरीके से लिख लो भाई साहब कि इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है। पहला लिख लोगे, याद हो जाएगा, ठीक है। दूसरा लिखो, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं इनका गलनांक क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। सभी के सभी धातु तत्व हैं और भाई साहब गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, लिख लिए दूसरा भी। तीसरा लिख लो, ये सभी यौगिक जो है मतलब मैक्सिमम यौगिक, कुछ यौगिक को छोड़कर अधिकांश यौगिक रंगीन आयन बनाते हैं या रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक है। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं यही सबसे ज्यादा संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ठीक। जो इनका यौगिक बनता है वो अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। क्या होता है, अनुचुंबकीय प्रकृति का होता है। और सबसे ज्यादा भाई साहब ऑक्सीकरण अवस्था भी इनका परिवर्ती होता है, तो परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं। फटाफट एक बार रिवीजन करो। इनका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिख रहा है आपको, इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ये अधिकांश यौगिक रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं, मतलब अधिकांश धातुएं रंगीन यौगिक का निर्माण करते हैं। इनकी जो प्रकृति होती है, जो यौगिक का निर्माण होता है उनकी प्रकृति अनुचुंबकीय होती है। ये धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं, ये धातुएं संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं। और इनमें जो उत्प्रेरक का गुण पाया जाता है, और यदि बात करें ये लवण जब बनाते हैं वो रंगीन होते हैं, ठीक है। चलिए, और यदि यौगिक की बात करें तो ये विद्युत संयोजक, मतलब आपने आयनिक यौगिक पढ़ा। उपसहसंयोजक, उपसहसंयोजी यौगिक में क्या होता है, जैसे दो तत्वों के बीच में बंध बनता है, दो परमाणुओं के बीच में बंध बनता है, तो उसमें किसी एक का ही दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। इतना बस याद कर लो, उपसहसंयोजिक यौगिक में दो परमाणुओं के बीच जो बंध बनता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है किसी एक ही परमाणु का दोनों इलेक्ट्रॉन होता है। चलो फटाफट आप लोग स्क्रीनशॉट कर लो। अब आपको समझ में आ ही गया होगा, मैंने जितना शॉर्टकट बताया उतना आप लोग तैयार कर लो। परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करते हैं, बिल्कुल सही है सर। इनका गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, ठीक है सर। अनुचुंबकीय प्रकृति के होते हैं जब इनके यौगिक का निर्माण होता है, बिल्कुल। ये आप संकुल यौगिक का निर्माण करते हैं या संकर यौगिक, वही है, ठीक है। रंगीन लवण बनाते हैं। डी ब्लॉक के धातुओं या उनके यौगिक में उत्प्रेरकीय गुण पाया जाता है। आयनिक यौगिक का भी निर्माण करते हैं और उपसहसंयोजक यौगिक का भी निर्माण करते हैं। ये क्लियर हो गया। उतना ही याद लिखना जितना आपसे याद हो सके, उतना ही लिखना जितना आपसे याद हो सके। ऐसा ना सोचो कि सर इतना लंबा चौड़ा लिखा दिए, अब हम क्या करें, हम तो नहीं याद कर पाएंगे। मैं अपने भाषा में भी बोलता हूं, उतना ही लिखो जितना आप तैयार कर सको, ठीक है। चलिए, लास्ट है हमारा एफ ब्लॉक का तत्व। एफ ब्लॉक के तत्वों को दो भागों में बांटा गया है भाई साहब। इसको हम कहते हैं लेंथेनाइट समूह और एक्टिनाइट समूह। ऐसा क्यों कहा जाता है सर, तो लेंथेनम के बाद के तत्वों को हम कहते हैं लेंथेनाइट तत्व, है ना। और भैया एक्टिनियम के बाद के 14 तत्वों को एक्टिनाइट तत्व कहा जाता है। इसका समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता ही दिया है। और यदि मैं बात करूं परिभाषा की, तो ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं, ऐसे तत्व जिनके अंतिम इलेक्ट्रॉन एफ उपकोष में प्रवेश करते हैं उन्हें हम कहते हैं एफ ब्लॉक के तत्व। समझ रहे हैं। अब गुण की बात करें तो फटाफट आप लोग गुण तैयार कर लो। अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 कोष के f ऑर्बिटलों में प्रवेश करते हैं या f उपकोष में प्रवेश करते हैं। सिंपल। ये परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं। ये सभी धातु हैं, इनके आयन प्रायः रंगीन होते हैं। क्या होते हैं, रंगीन होते हैं। इनके आयनों में संकर आयन बनाने की प्रवृत्ति होती है, यानी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति होती है। ये विद्युत संयोजी यौगिक का भी निर्माण करते हैं। कम से कम 4 तो बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, बस 4। अंतिम इलेक्ट्रॉन कहां प्रवेश कर रहे हैं ये बता दो। परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते हैं, ये तो पी ब्लॉक में भी देखा हमने। पी ब्लॉक में भी धातु थे, एफ ब्लॉक में भी धातु है भाई। हमारा जो डी ब्लॉक की बात कर रहे हैं, डी ब्लॉक, डी में देखो, ये मैंने पी ब्लॉक कंपेयर कर दिया, डी ब्लॉक देखो कि भाई साहब डी ब्लॉक में भी परिवर्ती संयोजकता प्रदर्शित करते थे। डी ब्लॉक में भी सभी तत्व धातु हैं। आपका डी ब्लॉक भी जो यौगिक का निर्माण करता है वो रंगीन होते हैं। यहाँ भी आयन प्राय रंगीन होते हैं। संकुल यौगिक डी ब्लॉक भी बनाता था, एफ ब्लॉक भी संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखता है। डी ब्लॉक में विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता था और उपसह संयोजी यौगिक का निर्माण होता है, लेकिन इसमें विद्युत संयोजी यौगिक का निर्माण होता है। बस सिंपल है। 4-5 आप विशेषता तैयार कर लो, इतने में हो जाता है। तो एफ ब्लॉक के समान लक्षण मैंने करा दिया। उम्मीद करता हूं आप लोग तैयार कर लेंगे। आपको पूरा कोर्स कराया जाएगा, बस आप हमारे साथ जुड़े रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।